नमस्कार। अभी तक हमने प्राथमिक समंकों के संकलन की विभिन्न रीतियों के बारे में चर्चा की। उस चर्चा में के दौरान मैंने बताया था कि इनमें से कौन-सी रीति उपयुक्त है, उसके बारे में चर्चा के लिए कहा था। आज हम उपयुक्त रीति के चुनाव के संबंध में चर्चा करेंगे। प्राथमिक समंकों के संकलन की जितनी भी रीतियाँ हैं, तो किसी एक को सभी परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ कह दें, ऐसा नहीं कह सकते। हमें देखना होगा कि परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं, उनकी भली-भांति जाँच करना पड़ेगा और हमारी आवश्यकता किस प्रकार की है। इस आवश्यकता के साथ-साथ हमारे पास संसाधन भी किस तरह के हैं, इन बातों पे भी हमको ध्यान देना होगा। तो सामान्यतया जब उपयुक्त रीति का चुनाव करेंगे, तो जिन बातों का ध्यान रखना है, उनमें सबसे पहला है अनुसंधान की प्रकृति। यदि अनुसंधान की प्रकृति ऐसी है कि सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष संपर्क रखना आवश्यक है, जैसे निरक्षर अशिक्षित मजदूरों की रहन-सहन की स्थिति का अध्ययन करने में, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान उपयुक्त है। यदि प्रत्यक्ष संपर्क संभव या आवश्यक नहीं हो, तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान अपेक्षित होता है। यदि लिखित रूप में शिक्षित व्यक्तियों से सूचना हमें प्राप्त करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में हम अनुसूचियां भरवा करके डाक से मंगवा लेते हैं। इसके बाद में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब डाक से सामान्यतः नहीं मंगवाई जाती है, उसके बाद में ईमेल के द्वारा हम मंगवा सकते हैं या गूगल फॉर्म जो है उसमें व्हाट्सएप की जैसी सुविधाएं हैं, इस तरह से भी हम गूगल फॉर्म भरवा करके भी मंगवा सकते हैं। और यदि इसके विपरीत जो सूचक हैं वो अधिकतर अशिक्षितों या जनगणना आदि करनी हो, तो प्रगणकों की सहायता लेना आवश्यक है। दूसरा है कि उद्देश्य और क्षेत्र क्या है हमारा। तो अनुसंधान का जो उद्देश्य और क्षेत्र है, उसके आधार पे ही रीति का चुनाव करेंगे। यदि सीमित क्षेत्र है, अनेक विषयों पे सूचना उपलब्ध करनी है, तो प्रत्यक्ष अनुसंधान का उपयोग करेंगे। और बड़े क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं द्वारा लगातार समंक प्राप्त करने के लिए संवाददाताओं से सूचना एकत्रित करेंगे। एक अत्यंत विशाल क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान करना है, तो प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवा करके आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। शुद्धता की मात्रा पे अगर हमें ध्यान देना है, तो अप्रत्यक्ष अनुसंधान रीति में अधिकतर शुद्धता नहीं होती है। संवाददाताओं वाले में केवल अनुमान प्राप्त होते हैं। प्रगणकों द्वारा अनुसंधान में शुद्धता का स्तर ऊंचा रहता है, परंतु सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर आंकड़े प्राप्त करने में अधिकतर अपर्याप्त और अपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती है। इसी प्रकार से जैसे अभी मैंने कहा था कि आर्थिक साधन हमारे पास क्या है, तो अप्रत्यक्ष अनुसंधान और प्रगणकों द्वारा अनुसंधान में सबसे अधिक व्यय होता है, जबकि अन्य रीतियां अपेक्षाकृत सस्ती है। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाने में सबसे कम खर्च होता है। उपलब्ध समय क्या है, यदि सूचनाएं बहुत जल्दी हमें प्राप्त करनी है, तो संवाददाताओं से अनुमान प्राप्त कर सकते हैं या सूचकों से प्रश्नावलियां भरवा करके समंक एकत्रित कर सकते हैं। यदि इसके विपरीत यदि अनुसंधानकर्ता के पास पर्याप्त समय है, तो बाकी तीनों में से कोई सी भी रीति अपना सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रख के ही संग्रह की जो उपयुक्त रीति है उसका चुनाव करना चाहिए, ताकि जो हमारा उद्देश्य है उसके अनुकूल शुद्ध प्राथमिक समंक एकत्रित किए जा सके। संकलन क्रिया की जो भी सफलता बहुत कुछ अनुसंधानकर्ता की योग्यता अनुभव पर निर्भर होती है। डॉक्टर बावले ने कहा कि संग्रहण में सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है और अनुभव मुख्य शिक्षक है। तो इस आधार पे इन बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखेंगे, उनके आधार पर ही हम उपयुक्त रीति का चुनाव कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि जो शेड्यूल और क्वेश्चनेयर जो इसमें प्राथमिक समंकों के बारे में चर्चा की है, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार एक ये प्रश्न भी आ जाता है कि उत्तम प्रश्नावली के क्या गुण हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि जो प्रश्नावली और अनुसूची दो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। तो अनुसूची में तो ये होता है कि जब लोग शिक्षित नहीं हो या प्रशिक्षित प्रगणक जो है सूचकों से पूछताछ करके भरते हैं, जबकि प्रश्नावली में स्वयं सूचक ही सूचना देता है, वही भरता है। अब उत्तम प्रश्नावली के क्या गुण होने चाहिए, तो इनमें से सबसे पहली बात तो है कि कम प्रश्न होने चाहिए। बहुत ज्यादा अगर प्रश्न है तो देखते ही जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसकी रुचि समाप्त हो जाती है, या वो सोचता है कि इतना सारा कौन समय लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, या जवाब देता है तो कुछ प्रश्नों के जवाब दे देता है और कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं देता है। तो इसलिए संख्या प्रश्नों की कम से कम होनी चाहिए, इतने कम भी नहीं हो कि सूचनाएं प्राप्त नहीं हो,
लेकिन जिन सूचनाओं से जो हमारा अनुसंधान है उसके उद्देश्य को पूर्ति करते हुए इतने प्रश्न बनाने चाहिए। प्रश्नों में दूसरी बात है सरलता, स्पष्टता। प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। अगर लंबे प्रश्न हों, जटिल हों या उनके कई अर्थ निकलते हों, तो फिर जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो प्रश्न को ही नहीं समझ पाएगा और सही उत्तर भी नहीं दे सकेगा। तो और प्रश्नावली में कि कोई भी अप्रचलित या जटिल या असम्मान सूचक शब्द नहीं होने चाहिए, जैसे नौकर वगैरह। अनिश्चित शब्दों जैसे शायद, अक्सर, कभी-कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्नों में संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। प्रश्न ऐसे हों जिनका उत्तर हाँ या ना में दें या किसी शब्द संक्षिप्त शब्द या अंक के रूप में दें। तो प्रश्नों का जो स्वरूप है उस पे भी हम ध्यान देंगे। रॉबर्ट वेसेल और एडवर्ड विलेट ने 4 प्रकार के प्रश्नों का उल्लेख किया है। पहला विविध विकल्प वाले प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनके सामने उनके सभी संभाव्य उत्तर लिख देते हैं और उत्तर देने वाले से अपेक्षा करते हैं कि सही या उत्तर पे वो अपना निशान लगा देगा। जैसे एक उदाहरण भी इसमें दिए हुए हैं कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, तो अविवाहित, विवाहित, विधुर, पृथक, तलाक प्राप्त। तो जो भी स्थिति है उसके लिए कोष्ठक बना दिया जाता है। वो कोष्ठक में जो उससे संबंधित है उस पे टिक कर देता ताकि कंप्यूटर में उचित समायोजन कर सके। जैसे दूसरा प्रश्न है कि आप सिनेमा किस उद्देश्य से देख रहे हो? मनोरंजन, ज्ञान वृद्धि, कलात्मक रुचि, चिंता से मुक्त होने के लिए, समय बिताने के लिए। या तीसरा जैसे प्रश्न है कि आप अपने कार्य के स्थान पे कैसे जाते हैं? पैदल, साइकिल से, स्कूटर द्वारा, निजी वाहन से, बस से, टैक्सी, स्थानीय रेल द्वारा, अन्य किराए की सवारी से। तो उत्तर सीमित विकल्पों के रूप में होने से इस प्रकार के प्रश्न उत्तम माने जाते हैं। दूसरे तरह के होते हैं हाँ या ना वाले। तो इसमें या तो हाँ करता है व्यक्ति या ना लिख देता है। तो जैसे आपके पास स्कूटर है, ऐसा प्रश्न होगा तो हाँ या ना में जवाब दे देगा। इसी प्रकार से विशिष्ट सूचना वाले प्रश्न हैं, जैसे आपके पास कौन-सा स्कूटर है, आपकी आयु क्या है, आपके कितने बच्चे हैं। तो इस प्रकार के सरल और प्रत्यक्ष प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर देने में किसी को दिक्कत भी नहीं होती है। ऐसे खुले प्रश्न भी होने चाहिए। खुले प्रश्न में जो संसूचक है उनका विचार जानने के लिए इसमें विकल्प नहीं दिया जाता, न विशिष्ट सूचना की याचना की जाती है। जैसे मूल्य स्तर की वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएँ? आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? ऐसे उनके जो विचार हैं, उनको जानने के लिए खुले प्रश्न भी बनाने चाहिए। इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वर्जित प्रश्न, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिससे किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को, उनकी धार्मिक, सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुँचे, या कोई जैसे पहले भी मैंने कहा था कि उनको कोई विरोध हो या उत्तेजना हो या मन में कोई शंका हो। तो यदि बार-बार किसी विषय पे गहन सूचना देने माँगी जाती है तो फिर उत्तर देने वाला चिढ़ जाता है, सहयोग नहीं देता। तो कोई भी व्यक्ति अपने चरित्र, आय, सामाजिक स्तर, बीमारी इत्यादि के बारे में खोद-खोद के अगर प्रश्न पूछोगे तो उसका उत्तर देना पसंद नहीं करता। और व्यक्तिगत मामलों में भी यदि प्रश्न पूछने आवश्यक हो तो ऐसी भाषा रखें जिसमें उसको विरोध, उत्तेजना, संदेह, अपमान ये भावनाएँ उत्पन्न नहीं हो, और उत्तर को गुप्त रखने का आश्वासन भी देना चाहिए। तो ये प्रश्न जैसे ये क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा है? क्या आप क्षय रोग से पीड़ित हैं? क्या आप चरित्रवान हैं? ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, इससे व्यक्ति को इरिटेशन होता है और वो ऐसे प्रश्नों से का जवाब भी नहीं देता है। ऐसे सत्यता की जाँच, साधारणतः प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिससे उत्तरों की सत्यता की परस्पर जाँच कर सके। क्योंकि कई-कई बार व्यक्ति अज्ञानवश या जानबूझ करके कोई गलत या अलग प्रकार की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कोई जवाब दे देता है, जो वास्तव में सही जवाब नहीं है। तो ऐसे जो आंसर्स हैं उसको क्रॉस टैली के लिए आगे भी इस प्रकार के कुछ दूसरे प्रश्न हों, जिससे उससे मिलता-जुलता कोई जवाब हो तो पता लग जाएगा कि इन्होंने जवाब ठीक प्रकार का दिया है या नहीं दिया है। प्रत्यक्ष संबंध यानी अनुसंधान से उन प्रश्नों का प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए ताकि आवश्यक सूचनाएँ एकत्रित करने में समय, धन ये अपव्यय नहीं हो। व्यक्तिगत क्रम यानी प्रश्नों का एक निश्चित तर्कपूर्ण और सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए, तो उनमें आपस में संबंध भी होना चाहिए और निर्देश होने चाहिए बाद में कि प्रश्नावली को भरते समय उसमें स्पष्ट संक्षिप्त निर्देश निश्चित होने चाहिए, जिससे जो सूचना देने वाले हैं उनका एक राइट वे उनको मिल जाए कि किस प्रकार से जवाब देने हैं। पूर्व परीक्षण एवं संशोधन, अनुसूची तथा प्रश्नावली को बनाने के बाद एक बार कुछ संसूचकों से विभिन्न प्रश्नों का पहले ही परीक्षण करना चाहिए ताकि उसमें आवश्यक सुधार कर सकते हों। इसको हम एक तरह से पायलट सर्वे भी कहते हैं कि जब हमने एक प्रश्नावली तैयार की, तो ये आवश्यक नहीं है कि हमने जो प्रश्नावली तैयार की वो हमारे अनुसंधान की उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हो।
तो उसमें कोई कमियाँ भी रह सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अनुसंधान करता है, वो जो प्रश्न बनाता है, तो बहुत सारी बातें उसके मस्तिष्क में नहीं आती हैं। तो कुछ ऐसे व्यक्ति या ऐसा लोग जो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं या विशेषज्ञ हों, तो ऐसे व्यक्तियों के पास में जो प्रश्नावली है वो भेज देनी चाहिए, ताकि वो उस प्रश्नावली का उत्तर देते समय उसका अध्ययन करके ये देख सकें कि ये इसमें जो प्रश्न है वो उचित हैं या नहीं है, या किन प्रश्नों को हटाया जाना चाहिए, किन प्रश्नों को जोड़ा जाना चाहिए, या कौन सी बात ऐसी है जो उसमें छूट गई है जिसको हम शामिल कर सकते हैं। या कई कई बार ऐसा होता है कि बहुत विशेषज्ञ न भी हों तो भी सामान्य रूप में जाकर के जो जिन लोगों से हमें सूचनाएं प्राप्त करनी है या जो लोग अपना उत्तर देंगे, उनके पास जब ये प्रश्नावली भेजी जाती है, तो वो फिजिबल है या नहीं है हमारे अनुसंधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो उसका पूर्व परीक्षण और फिर उसमें कोई संशोधन अगर आवश्यक है, तो उसमें सुधार भी कर लेने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक उत्तम प्रश्नावली निर्माण करने में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन-सी विधि है जिसके बारे में अभी ऊपर में भी चर्चा कर चुके हैं कि प्राथमिक समंक एकत्रित करने की कौन-सी रीति उपयुक्त है, उस उचित रीति का चुनाव किस प्रकार करेंगे, इस संबंध में आज हमने चर्चा की। आज बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।